दोस्तों, कई बार भारतीय लोगों के परिवारों में जमीन जायदाद संपत्ति बंटवारे को लेकर लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं और ये मामले कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं। कई बार भाइयों भाइयों के बीच जो संपत्ति का बंटवारा होता है और पुराने समय में अक्सर ये जो समझौते होते थे ये सामान्य फैमिली एग्रीमेंट पर होते थे, उन्हें रजिस्टर्ड नहीं करवाया जाता था। तो आज के जमाने में क्या कि भाई भाई पर केस कर देता है या परिजन ही खुद एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज करा देते हैं संपत्ति को वापस हड़पने के लिए, राइट। तो ऐसे ही एक केस की सुनवाई करते हुए देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि बगैर रजिस्ट्री के भी मान्य होगा समझौता। पारिवारिक संपत्ति बंटवारे पर देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये अहम फैसला सुनाया गया। आइए मैं आपको बताता हूँ कि पूरा केस क्या था और क्या सिनेरियो बना जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया। कहा कि बिना रजिस्ट्री वाला पारिवारिक समझौता बंटवारा साबित करने के लिए मान्य है। इसके अलावा मकान मालिक किराएदार को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया। रेंट डीड साइन करने के बाद मकान मालिक के मालिकाना हक को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो आइए आज के इस वीडियो में सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से हाल ही के ये दो बड़े महत्वपूर्ण फैसलों पर नजर डालते हैं। जमीन जायदाद संपत्ति बंटवारे प्लॉट मकान प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर ये काफी महत्वपूर्ण फैसले हैं। तो चलिए देखते हैं। मामला था दोस्तों 1972 के पारिवारिक समझौते का, जब अपीलकर्ता के पक्ष में ये दस्तावेज होने के बावजूद निचली अदालतों ने दो भाइयों के पंजीकृत त्याग पत्रों और 1972 के पारिवारिक समझौते को नजरअंदाज कर दिया था। मतलब दो भाइयों के बीच जमीन प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर समझौता तो हो गया था, लेकिन उसकी रजिस्ट्री नहीं करवाई थी। बिना रजिस्ट्री वाला पारिवारिक समझौता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह समझौता भी दोनों भाइयों के बीच जमीन जायदाद का बंटवारा साबित करने के लिए पूरी तरह से मान्य होगा। कोर्ट ने कहा कि अपंजीकृत पारिवारिक समझौता टाइटल स्थापित नहीं कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि यह समझौता किसी काम का नहीं है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण साक्ष्य महत्वपूर्ण सबूत के रूप में मान्य होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजानिया की बेंच ने इस मामले पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसलों को भी निरस्त कर दिया, क्योंकि निचली अदालतों ने इस मुद्दे पर गलत फैसला सुनाया था। निचली अदालतों ने यह 1972 के पारिवारिक समझौते को ही नजरअंदाज कर दिया था। अदालतों ने तो कह दिया था कि रजिस्टर्ड नहीं है तो यह बंटवारा फैसला मान्य नहीं होगा। लेकिन जब एक पक्ष इन दोनों अदालतों के फैसलों से सहमत नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतों ने कानून का गलत इस्तेमाल किया। उन अदालतों ने संपत्ति को संयुक्त परिवार की संपत्ति मानकर सभी वारिसों में बराबर बांटने का आदेश दे दिया था, क्योंकि निचली अदालतों ने तो कहा था कि पंजीकृत त्याग पत्र स्वयं में वैध होता है, मतलब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए ऐसा, और इसे लागू करने की कोई अतिरिक्त शर्त नहीं होती है। मगर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पंजीकृत पारिवारिक समझौता टाइटल स्थापित नहीं कर सकता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में तो मान्य होगा। ये एक अहम सबूत होगा कि इन फैमिली के बीच एक आपसी समझौता हुआ है ऐसा। अब समझिए दोस्तों, पारिवारिक समझौता क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान में रखने वाली बात है। पारिवारिक समझौते की बात करें तो ये परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति, जैसे कि पैतृक दादा दादी की, मम्मी पापा की जो प्रॉपर्टी होती है या उनकी संयुक्त संपत्ति होती है, उसके बंटवारे या विवाद निपटारे का एक लिखित या मौखिक समझौता हो सकता है। इसका उद्देश्य यह है कि परिवार में शांति बनाए रखना और भविष्य के मुकदमों से बचना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैमिली सेटलमेंट को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये परिवार की एकता को बनाए रखता है। अब जरा सोचिए, आज के जमाने में भी सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि फैमिली एग्रीमेंट जो आपसी समझौता होता है ना, वो इतना कारगर है कि इससे परिवार संयुक्त में रहते हैं, परिवारों के बीच वाद विवाद नहीं होते हैं। तो पारिवारिक समझौते को बढ़ावा देना चाहिए। इनफैक्ट फैमिली एग्रीमेंट पूरी तरह से वैलिड है, सुप्रीम कोर्ट का तो ये कहना है। देखिए जरा, भले ही रजिस्ट्री ना करवाई हो, जरूरी नहीं कि उस संपत्ति को, उस प्रॉपर्टी को पर्टिकुलर उस समझौते के अकॉर्डिंग परिवार के सदस्यों के नाम पर स्थानांतरित किया जाए। भले ही ट्रांसफर रजिस्टर्ड नहीं करवाया है, उनके नाम पर नहीं करवाई है संपत्ति को, फिर भी वो जो समझौता होगा, चाहे छोटे स्टाम्प पेपर पर ही क्यों ना लिखा हुआ हो, वो समझौता आपस में मान्य होगा ऐसा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि संयुक्त परिवार की संपत्ति में किसी सहभाजनकर्ता द्वारा किए गए पंजीकृत परित्याग विलेख, यानी जो रजिस्टर्ड रेलिंक्वेस्टमेंट डीड जो होती है, जिसके तहत कोई परिवार का भाई, जैसे दो भाइयों के बीच समझौता हुआ, वो अपनी संपत्ति का हिस्सा छोड़ देता है, तो वो तुरंत प्रभाव से लागू हो जाता है, भले ही उसे आगे लागू करने की कोई प्रक्रिया न की गई हो। और सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि हिंदू कानून के तहत संयुक्त परिवार की स्थिति समाप्त करने के लिए केवल एक स्पष्ट और निर्विवाद घोषणा ही पर्याप्त होती है, चाहे वह लिखित हो या चाहे मौखिक ही क्यों ना हो। ऐसे लिखित घोषणा को इस उद्देश्य के लिए स्वीकार किया जा सकता है कि उससे परिवार से अलग होने और बाद की संपत्ति के कब्जे की प्रकृति सिद्ध हो सके। तो यहाँ तक कि जो मौखिक फैमिली एग्रीमेंट समझौता होता है ना, वो भी वैलिड होता है, लेकिन मौखिक का तो क्योंकि कोई सबूत नहीं हो सकता है, सामने वाला आदमी झूठ भी बोल जाए, दो भाइयों में से एक भाई झूठ बोल जाए, तो इसलिए जो लिखित एग्रीमेंट होता है वो पूरी तरह से वैलिड है, पूरी तरह से मान्य
है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले के पीछे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के साथ ही देश भर की अदालतों को भी ये निर्देश दिया कि ऐसे केस पर आगे फैमिली एग्रीमेंट को पूरा ध्यान में रखा जाए और उसके बाद ही निचली अदालतें अपने फैसले सुनाएं। ऐसा चलिए अब देखते हैं जो मकान मालिक किराएदार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी भी स्थिति में मालिकाना हक पर सवाल नहीं उठा सकता है किराएदार। अगर किराएदार और मकान मालिक के बीच रेंट डीड साइन हो चुका है तो फिर किसी भी हालत में किराएदार मकान मालिक की संपत्ति पर अपना खुद का हक नहीं जमा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये डॉक्ट्राइन ऑफ एस्पोटेल यानी रोक के सिद्धांत के खिलाफ है। तो चाहे मकान मालिक किराएदार के बीच कोई भी रेंट एग्रीमेंट हो चुका है तो वो पूरी तरह से वैलिड होगा, क्योंकि इस केस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया उसमें कोर्ट ने कहा कि किराएदार के परिजनों ने 50 साल से भी ज्यादा समय तक तो मूल मालिक को किराया दिया और अब वो उसके मालिकाना हक पर सवाल उठा रहा है। क्योंकि कई बार ऐसे मामले देखने को मिलते हैं ना कि कुछ किराएदार कई सालों तक अगर प्रॉपर्टी पर किराए लेकर रहते हैं तो फिर उस प्रॉपर्टी पर अपना हक जमाने लगते हैं, खाली नहीं करते हैं, चाहे दुकान हो, चाहे मकान हो, प्लॉट हो, राइट। तो आए दिन ऐसे ही वाद विवाद के केस और स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया। कहा कि रेंट डीड एग्रीमेंट के बाद किसी भी स्थिति में किराएदार कितने ही सालों तक क्यों ना रहा हो, मकान मालिक की संपत्ति पर अपना हक मालिकाना हक नहीं जमा सकता है। और इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने मकान मालिक के खिलाफ निचली अदालत के आदेश को भी रद्द कर दिया, क्योंकि निचली अदालत ने तो किराएदार को जनवरी 2000 से ही बकाया किराए का भुगतान करने और किराए में चूक और मकान मालिक की वाजिब जरूरत के आधार पर संपत्ति खाली करने का आदेश दे दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के उन सभी आदेशों को रद्द कर दिया है और आखिरकार संपत्ति मालिक के हक में ही ये फैसला सुनाया। तो ये किराएदार मकान मालिकों के लिए भी महत्वपूर्ण अपडेट है और जमीन जायदाद को लेकर, बंटवारे को लेकर भी ये सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। उम्मीद है ये दोनों बड़े अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।